नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड राधे राधे। आप सभी भाइयों को, दोस्तों को जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली है, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को ये सब पसंद आ रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। चाहे आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, यूपीएससी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इज़ नॉट मच टू अप टू डेट, उस लेवल पे नहीं है। बट यूपीएससी दे और यूपी पीसीएस है, स्टेट पीसीएस है, आरओ है, एमपी पीसीएस है, आरएएस, बीपीएससी, उत्तराखंड पीसीएस वगैरह, आरएएस वगैरह जो भी है, या वनडे एग्जाम है, एसएससी है, वहाँ के लिए बहुत ही ज़्यादा बहुत उम्दा बेहतरीन कंटेंट है। तो अब तक हम कई वीडियो बना चुके हैं, 4-5 मतलब शायद 4 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं पॉलिटी पर। ये 5वां लेक्चर है। इससे पहले आर्टिकल्स कंप्लीट कराए थे। अब हम शेड्यूल्स की चर्चा करेंगे। ये अनुसूचियों की चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है, इसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। सबसे ज़रूरी बात कि आपको अच्छे से समझना है, आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो लास्ट तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए। इवन सारे वीडियोज़ को आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए इनको, तो मुझे लगता है आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि औरों से बेहतर आप जरूर बन पाएंगे जब अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही ज्ञान काफी है, बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। तो अनुसूचियों पे हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता रहा है और आता रहेगा। प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग में आता है तो वो कंफ्यूज क्रिएट कर देता है। 12 अनुसूचियां हैं तो उनमें से वो तीसरी चौथी से पूछेगा, उसमें कंफ्यूज कर देगा, सेकंड थर्ड में, फिर 9th और 10th 11 में। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आपकी एक्यूरेसी को बेहतर करता है, ये हम बार बार बोलते आ रहे हैं। चलिए, ये नोट्स और थ्योरी को पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, तो सेशन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। नोट्स एंड की चर्चा करेंगे। चलो, क्या है, देखो क्वेश्चन कई बार ये भी आया है कि भारत के मूल संविधान में क्या 12 अनुसूचियां थी? तो आपको लगता है यार 12 थी, अभी भी हैं तो पहले भी रहेंगी। नहीं, भारत का जो मूल संविधान था, जो मूल संविधान बना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया, उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, सिर्फ 8 शेड्यूल थे दोस्तों। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें पहली अनुसूची ये दावा करती है कि राज्य व संघ राज्य क्षेत्र होने चाहिए, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट, और ये स्टेट और यूनियन स्टेट होनी चाहिए। दूसरी अनुसूची की बात है कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, यानी कि दूसरी अनुसूची में ही वेतन, पैसों की बात आ रही है, वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। अगर ये बात आती है कि भाई दूसरी अनुसूची में क्या है, तो वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में चर्चा है कि भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ, यानी उनकी ओथ और उससे रिलेटेड प्रावधान है, जो प्रतिज्ञान वगैरह है। भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारी, उनकी शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चौथी अनुसूची दोस्तों, भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, लाइक दैट जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पुडुचेरी, इनके राज्यसभा में, इवन जो राज्यसभा, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में 2 सभा है, एक तो लोकसभा जो निचला सदन है, दूसरी राज्यसभा जो ऊपरला सदन है। और राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। चलिए, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण इन सूची में दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो भी यूनियन टेरिटरी है और राज्य है, उनकी राज्यसभा में क्या प्रतिनिधित्व होगा उसके बारे में चर्चा की गई है। 5वीं अनुसूची की बात करें, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है दोस्तों। 5वीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि, अगर वो ट्राइब्स लैंड है, जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतकरण अंकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अगर आप माइनिंग कर रहे हैं और निजी पक्षकारों के लिए वो क्या है, उसको 0 यानी कि निल वो डिक्लेयर किया जा सकता है। 6ठी अनुसूची में दोस्तों हम बोलते हैं AMTM। क्या है ये? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है 6ठी अनुसूची में। 7वीं अनुसूची इज वेरी इंपोर्टेंट, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कि व्हाट द पावर बिटवीन द यूनियन टेरिटरी एंड स्टेट। तो डिवीजन ऑफ द पावर्स किसमें है? 7वीं अनुसूची में। और इसमें 3 अनुसूचियां हैं। इस 7वीं अनुसूची के अंदर 3 अनुसूचियों के क्लॉज हैं। नंबर 1 सूची है दैट संघ सूची,
यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। याद रखा जाए दोस्तों, ये 7वीं अनुसूची के अंदर 3 सूचियां हैं, जिसमें 3 है संघ, राज्य और समवर्ती। वहीं बात करें संघ सूची में कुल 97 यानी कि 97 सब्जेक्ट हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से अगर उन्हें कैलकुलेट करेंगे क्वांटिटी के हिसाब से 98 का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। वहीं राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से वो 59 है, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाएगा और संघ सूची पर संघ कानून बनाएगा। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। यू नो वेरी वेल अबाउट दैट थिंग्स कि समवर्ती सूची यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। यानी कि हमारा राज्य और संघ, सॉरी यूनियन का मतलब यहाँ सेंटर से और स्टेट का मतलब है राज्य से, यानी कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो भी इस पर लिस्ट पर, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, और स्टेट लिस्ट भी, राज्य सूची वाले भी। जैसे कुछ चर्चा कर लेते हैं। पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य है और स्वच्छता। पुलिस हो गया, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता यानी कि सैनिटेशन। प्रति व्यक्ति टैक्स हो गया, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि। याद रखना पंचायती राज एवं भूमि होगी, और क्या है, सुधार राज्य सूची के विषय हैं। सुधार राज्य, ये सब राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार। याद रखना रेडियो और टेलीविजन, शेयर बाजार जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, शेयर मार्केट सेबी वाला, आप जहां बीएससी एनएससी करते हैं, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये संघ सूची के विषय। याद रखा जाए फिर से, रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, एजुकेशन, वन, फॉरेस्ट, दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना, ये समवर्ती सूची के विषय। इज वेरी इंपोर्टेंट, गॉट माय पॉइंट। कंकरेंट लिस्ट इज कमिंग अंडर दीज थिंग्स। आर्थिक योजना आप बनाएंगे तो आप समवर्ती सूची में आ सकते हैं। आपराधिक मामले, जनसंख्या को नियंत्रण करना है, ये याद रखना। परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, शिक्षा और वन की हम चर्चा करेंगे आगे। इसको 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट आया 1976 में, उसके द्वारा इसको यूनियन लिस्ट से किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, तलाक के मामले भी आप समवर्ती सूची ही संभालेगी। गोद लेना, आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, वो क्या है, इट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। गॉट माय पॉइंट। नाउ वी कम्स टू 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची पाएंगे, कलर चेंज करते हैं। 8वीं अनुसूची क्या है, इसमें भारतीय संविधान, इसके द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। याद रखना 8वीं सूची जिसके पास 22 लैंग्वेज है। मूलतः इसमें अगर देखा जाए, मूलतः का मतलब बेसिक्स, स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ दिया गया। वर्ष 1967 में ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया हुआ है, और पिछले साल ही आया है 24 में, सॉरी 25 में, इसी साल आया। तो ये जो भाषाएं हैं 14 भाषाएं, 8 भाषाएं कौन कौन सी जोड़ेगी, इन पर चर्चा करते हैं। तो वर्ष 1967 में सबसे पहले सिंधी, याद रखना ये डेट, 1967 यानी कि 1967 में सिंधी को, उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये कौन सी भाषा थी, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंधी। अब आते हैं वर्ष 1992 में 3 भाषाएं थी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, केएनएम। कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2004 में, समझ रहे हैं आप, इस सूची में जोड़ा गया। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये 1992 में हुआ था 71वां संविधान संशोधन, समझ रहे आप, ये हुआ था 1967 में, ये 1992। उसके बाद आते हैं दोस्तों, आप जोड़ चुके हैं 4 भाषाएं, कौन कौन सी, पहली सिंधी थी, उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जो 1992 में 71वें संविधान से जुड़ी। अब 2004 में हम आ चुके हैं।
वहां पर हमने 4 भाषाएं और जोड़ी। कौन कौन सी? संताली, डोगरी, मैथिली और बोडो। ये 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों। 92वें संविधान संशोधन कौन सा? ये 71वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था, और ये 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ये कहानी यहां तक थी दोस्तों, समझ गया? तो ये 8 भाषाएं इस तरीके से जोड़ दी गई। अब आते हैं 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में इन सबको शामिल कर लिया गया। अब 9वीं अनुसूची जो विशिष्ट अधिनियम और विनियमों को विधि मान्यकरण करती है। जो विशिष्ट अधिनियम है, स्पेशल रूल्स हैं और उनके जो रेगुलेशन है उसका विधि मान्य करती है ये 9वीं अनुसूची। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। प्रथम संविधान संशोधन जो अधिनियम था 1951, उसके द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी के कार्यकाल में भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। कितने? 282 अधिनियम है। तो 10वीं अनुसूची दोस्तों किससे है? बहुत इंपोर्टेंट है। दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर, मतलब आप किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसके बारे में आपके डिस्क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, ये सारे नियम इस अनुसूची में 10वीं वाली में। वहीं 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 यानी कि 1985 द्वारा ये संविधान में शामिल किया गया इस 10वीं अनुसूची को। अब 11वीं अनुसूची पे आ जाओ। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है 11वीं अनुसूची में। ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। वहीं 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि से रिलेटेड है। जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि से ये सूची दोस्तों क्या है? संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया इसको। किसको? 12वीं अनुसूची को, याद रखना। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय। कितने? 18 सब्जेक्ट्स हैं, इनको याद रखना, एक एक चीज याद रखी जाए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म पे। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 शेड्यूल्स हैं, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। 12 अनुसूचियां, मूलतः 8 थी, ये बात हमने ऊपर चर्चा कर ली है, आप भी चर्चा कर लेना एक बार। भारतीय संविधान में फिलहाल 12 अनुसूचियां, ये भी एमपीपीसीएस में। रिपीटेशन देखिए, देखो रिपीट होते हैं क्वेश्चन। 80 से 85 क्वेश्चन आप यूपीपीसीएस 2025 का पेपर उठाएंगे, मैं किसी दिन डिटेल करूंगा। सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू, प्री ईयर क्वेश्चन से आए हुए हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहां से आते हैं जो आपको एग्जाम में हिट करने हैं, और यही लोग गलतियां कर देते हैं, जिससे एग्जाम्स क्वालिफाई होने से बच जाता है। आप कट ऑफ का लेवल देखिए, इस बार 90 के आसपास प्लस में पहुंच गया है। तो ये चीज इसलिए है कि लोग मेहनत कर रहे हैं, उस चीज को बहुत आगे लेके आ रहे हैं। गॉट माय पॉइंट? कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? कथनों पर विचार करना है। आईएएस 2005 का क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस का दायरा अच्छा होता है और उनको उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। क्या हैं? 22 भाग हैं। 22 भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, 395। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया दोस्तों। 9, 10, 11, 12 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट, केवल 3 इज राइट। क्योंकि दोस्तों भारत के संविधान में अगर बात करें 22 भाग हैं, जो गणना के हिसाब से 25 हैं, और अनुच्छेद 395 गणना के साथ सिर्फ 465, और कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं अनुसूची को कैसे जोड़ा गया मैं बताता हूं। पहले वाले में देखा जाए 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 1985, वहीं 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। गॉट माय पॉइंट? ये मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची है तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इनमें से कौन सी ऐसी है?
तो पहली अनुसूची दोस्तों बता दिए कि राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र के नाम व उनके राज्य क्षेत्र या विस्तार का ब्यौरा देती है पहली अनुसूची। दूसरी में बात है वेतन के बारे में, तीसरी में बात है शपथ या प्रारूप, और चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, इसके बारे में चर्चा हुई है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्या है? यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, तो वो होगी पहली अनुसूची। अगर आपको नया राज्य सृजन करना है, नया राज्य बनाना है, तो संविधान में दोस्तों आपको पहले अनुसूची को, फर्स्ट अनुसूची को क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा पहली अनुसूची का। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट बात करेंगे अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात में, क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सो मिस मत करना। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, तो चौथी अनुसूची की बात की है तो यह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। ए इज आंसर। ठीक है, ये बात हमने ऊपर भी एक्सप्लेन की है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? देखो, तीसरी अनुसूची में जो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ है, यह नहीं है दोस्तों। आर्टिकल 60 में ये शपथ का प्रावधान है राष्ट्रपति को लेकर। आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में गिवन है, सो थर्ड इज रॉन्ग। जहां थर्ड है वहां रिमूव कर दो। आंसर आ गया आपका सी। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ यानी ओथ का प्रारूप भी इसी थर्ड अनुसूची में है। गॉट माय पॉइंट? तीनों सही है। तो देख सकते हैं आप कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान की बात करती है, जिसमें संघ के मंत्री ये शपथ लेंगे, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं साहब, वो भी इसकी शपथ का प्रतिज्ञान लेंगे। यहाँ आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात कही गई है दोस्तों। संविधान की अनुसूची को आप मिला सकते हैं। क्या है? चौथी अनुसूची की बात करें यहाँ पर, चौथी अनुसूची अभी बात हुई है किससे है बताइए? चौथी अनुसूची जो है किससे है? राज्यसभा में। क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। षष्ठम सूची है, सॉरी, जनजातीय क्षेत्रों से, अष्टम भाषा से, नवी ये है आपकी भूमि सुधार से। गॉट माय पॉइंट? तो आंसर देख सकते हो, सी इज योर आंसर। 3 4 2 1 आंसर। नवी ये मैच कर लेना आप। गॉट माय पॉइंट? गलत हम बताते नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। क्या है? सूची 1 को सूची सेकंड से मैच करना है। देखिए, 7वीं अनुसूची क्या है? आपने देखा, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। 7वीं अनुसूची जो है, 8वीं क्या है, 9वीं क्या है और 10वीं क्या है। देखो, 7वीं अनुसूची जो है दोस्तों, वो कुछ विधायी शक्तियों के वितरण से, लेजिस्लेटिव वाले से। ठीक है, तो 7वीं अनुसूची इज रिलेटेड टू विधायी शक्तियों का वितरण। तो इस पे आ गया 3, जहां पर 3 है उसको एलिमिनेट कर लो। चलो, बी और डी एलिमिनेट हो गए। 8वीं अनुसूची भाषा से है, 1 आ गया। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि मानकरण से है, और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से। सो आंसर आपका आ गया, क्या आ गया? 3142। वेयर इज 3142? सी इज योर आंसर। सी आंसर है आपका, सी 3142 मैच कर लेना। 7वीं देखो, आरो में आया क्वेश्चन है। 7वीं अनुसूची है विधायी शक्तियों का वितरण, 8वीं अनुसूची है भाषाओं से, 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों का विधि मानकरण, और 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 7वीं अनुसूची को देखेंगे फिर से, कुछ अधिनियमों का विधि मानकरण, 8वीं अनुसूची भाषा, रिपीटेड क्वेश्चन है। 9वीं अनुसूची किससे है? सॉरी गाइस, गलत हो गया, ये 7वीं अनुसूची है संघ, राज्य तथा समृद्धि सूची से। 7वीं अनुसूची विधायी शक्तियों का वितरण मतलब संघ, राज्य एवं उसकी समवर्ती सूचियां, जिस पर कुछ विधायी शक्तियां भी होती हैं, जिस पर लॉ, कानून या फिर रूल्स बनाए जा सकते हैं। 8वीं अनुसूची भाषा से होगी। 9वीं होगी किससे? कुछ अधिनियमों का विधि मानकरण से। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से रिलेटेड है। क्वेश्चन आपका हो गया डी आंसर।
RORO का क्वेश्चन है, डी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी के समय। उस समय 1951 में प्रथम संविधान संशोधन को 9वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सी? 9वीं अनुसूची के द्वारा दोस्तों। बाकी का आप डिटेल में पढ़ सकते हो, मैंने ऊपर बताया। नेक्स्ट है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित या सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। ठीक है, 1951 में। गॉट माय पॉइंट? 51 यानी कि 51 में। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं सूची में रख सकती है, और 9वीं सूची किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय दिया जा सकता। कौन सा सही है? सेकंड गलत है, फर्स्ट राइट है दोस्तों। IAS का क्वेश्चन 18 का पढ़ लो, इंपोर्टेंट है ये। भारतीय संविधान प्रथम जो संशोधन हुआ 1951 में, उसके जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31A आर्टिकल 31 खा जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष यानी कि भूमि सुधार अधिनियम उसको 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है, जिन्हें न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू उससे बचाव किया जाना या बचाव दिया जाना इसमें आशायित है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल हैं, जहां पर आर्टिकल 31 खा यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत हैं या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कैलो बनाम तमिलनाडु के मामले में, याद रखना ये मामला 2007 का है, मैचिंग में आता है कई बार, IR कैलो या IR शोलो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को, पार्लियामेंट को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष की प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 यानी कि केशवानंद भारती वाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 21, 14 व 19 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। तो देयर आर सम आर्टिकल्स आर इन्वॉल्व इन दैट, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। समझ गए? सो कथन 1 सही है और कथन 2 गलत हो गया। ये मैंने इसलिए बताया कि कभी भी आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 14, कैलो केस भारत में संविधान की किस अनुसूची से रिलेटेड है? ये आपकी 9वीं अनुसूची से। कैलो केस बनाम 2007 में आया, तमिलनाडु में ये हुआ था। मिलान करने के लिए क्वेश्चन नंबर 15 है, संघीय सूची में कितनी प्रविष्टियां हैं? 97। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो BPSC में आया क्वेश्चन है 16 में। संघीय सूची के पास 92 प्रविष्टियां हैं, और आप प्लीज याद रखिए, कोशिश करिए। दूसरा है राज्य सूची में 66, उसके बाद समृद्धि सूची में 47। सुना, आंसर इज ACB। गॉट माय पॉइंट? गणना अगर करेंगे, मतलब नंबर वाइज देखेंगे तो 98 है, 59 है, 52 है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। वो क्लॉज के हिसाब से ना, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज B ऐसे करके, क्लॉज A B काफा A जोड़ के ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्या है 16? व्हाट इज 16? भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समृद्धि सूची में। ये आर्थिक योजना का विषय समृद्धि सूची में। 1 का समृद्धि सूची में 1 फॉरेस्ट 1, शिक्षा, तलाक, एडॉप्शन, ये सारे इंपोर्टेंट हैं, याद रखना। समृद्धि सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजनों का उल्लेख करती है। आपको ज्ञात हो कि इसी के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। किसके? इसी आर्थिक योजना के आधार पर, इसी संविधान की समृद्धि सूची के आधार पर। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? दैट इज कॉन्टेंट लिस्ट, समृद्धि सूची। नेक्स्ट, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? वेरी इंपोर्टेंट, जानवरों के प्रति क्रूरता को भी समृद्धि सूची में, कॉन्टेंट लिस्ट में रखा गया दोस्तों। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट आया था 1972 में, इसको किस में रखा गया? कॉन्टेंट लिस्ट में। संविधान की 7वीं अनुसूची की समृद्धि सूची प्रविष्टि संख्या में 17 के तहत पूछा जाए तो बता देना, BPSC में क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समृद्धि सूची का? पुलिस, स्टेट लिस्ट, रेडियो, यूनियन वाला, ये स्टेट ये यूनियन, आपराधिक मामले, ये समृद्धि सूची का मामला है, विदेशी मामले यूनियन लिस्ट के हैं, संघ सूची के। ठीक है। 20 आई, निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समृद्धि सूची में?
जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये दोस्तों कॉन्केंट लिस्ट का पार्ट है। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। एक एक चीज को बताएंगे। प्रतिव्यक्ति कर, प्रतिव्यक्ति कर किसका है? स्टेट लिस्ट का है। और निखात निधि ये सब दोस्तों स्टेट लिस्ट के पार्ट हैं। IAS 93 का क्वेश्चन है। जो निखात निधि है, प्रतिव्यक्ति कर है, स्वास्थ्य, लोक सेवा ये सब स्टेट लिस्ट में आते हैं। गॉट माय पॉइंट? पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन भी। 21 पे आ जाओ। व्हाट इज 21? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में सही है। जनगणना संघ सूची में सही है। जनगणना जो है सेंसस जो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में है। सेंसस जो आजकल चल रहा है, SIR पे भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो आजकल चल रहा है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, क्या भाई ये द्वितीय अनुसूची में है? नहीं, दिस इज फोर्थ अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल में। दल बदल 10वीं में। गॉट माय पॉइंट? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में। द्वितीय अनुसूची में सैलरी, वेतन, भत्ते, एमोलमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है। सैलरी वगैरह द्वितीय अनुसूची में, वेतन भत्ते वगैरह। 22 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समृद्धि सूची में, कॉन्केंट लिस्ट में? तो देयर इज शिक्षा। कृषि स्टेट लिस्ट में, पुलिस स्टेट लिस्ट में, रक्षा यूनियन लिस्ट में। ये आप पढ़ लेना। संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा शिक्षा को समृद्धि सूची में डाला गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के विषय, जबकि रक्षा संघ सूची के विषयों में शामिल है। 23 पे जाओ। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय हुआ करता था, उसे बाद में समृद्धि सूची में ढकेल दिया गया, मतलब स्थानांतरित कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू 42 यानी कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976। गॉट माय पॉइंट? 24 पे आ जाते हैं। क्या है 24? कलर चेंजिंग चल रहा है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समृद्धि सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन में। पढ़ लेना। इसमें वन को भी, फॉरेस्ट को भी 42वें संविधान संशोधन से किसमें लेके आए? याद रखो, राज्य सूची से समृद्धि सूची में, जिस पर राज्य और संघ दोनों ही कानून बना सकते हैं। 25 देखो, विषय है और सूची है वन समृद्धि सूची। शेयर बाजार दोस्तों संघ सूची का विषय है। डाकघर संघ सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो आप पढ़ सकते हो। भारतीय संविधान में आर्टिकल 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों, लेजिस्लेटिव पावर का विभाजन है, तथा इसी संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समृद्धि सूची का प्रावधान है। इसमें वन समृद्धि सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक यानी कि जो है उसे संघ सूची में रखा गया है। 26 पे आ जाओ। केंद्र सूची में क्या है? जनगणना को केंद्र सूची में रखा गया है। उसके बाद राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक मामले हैं। समृद्धि सूची में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। और अवशिष्ट विषय जो हैं वो कौन से हैं? अंतरिक्ष अनुसंधान। अवशिष्ट विषय में अंतरिक्ष अनुसंधान को रखा गया है। गॉट माय पॉइंट? आप यहां मैच कर लेना सारा। नेक्स्ट बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 27 इज वेरी इंपोर्टेंट। क्या है? चलो, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? यानी कि कौन कौन सा ऐसा महावती है इसमें से जो शिक्षा पर प्रभाव डालता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, IAS 12 का क्वेश्चन है। क्या है? DPSP में भी आर्टिकल 45 शिक्षा की बात करता है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय ये भी प्राइमरी लेवल पे बात करते हैं। 5, 6 और 7 यानी कि 5वीं, 6ठी और 7वीं अनुसूची भी शिक्षा यानी कि एजुकेशन की बात करती है। सो 1, 2, 3, 4 इज आंसर। देखो, DPSP का आर्टिकल 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों के क्रम से आर्टिकल 243 छा और 243 बा, इसमें शिक्षा से लेकर क्या है शक्तियां और प्राधिकार हैं, जिसके अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान है। आर्टिकल 45 के अंतर्गत DPSP बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243 छा के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243 बा के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6ठी और 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान है दोस्तों, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों यानी कि SC और ST के प्रशासन के लिए उपबंध किए गए हैं, जिस पर शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो जो 5वीं अनुसूची है वो भी इनडायरेक्टली शिक्षा पर कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। 28 पे आ जाओ।
भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? किसमें है? 10वीं अनुसूची में। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो विषयक प्रावधान शामिल है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ज्ञात हो कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों के मध्य में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना भी शामिल था। याद रखना, ये तो 10वीं अनुसूची है जिसमें 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2003 में। इसमें यह बात बदल दी गई कि भाई दल बदल पर रोक लगाने के लिए केंद्र और राज्यों ने जो मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना उचित समझा। नेक्स्ट आ जाओ 29। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून रखा गया? 10वीं अनुसूची की बात कर रहे थे अभी हम, उसी में दल बदल विरोधी से कानून रखे गए जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया। 30 पे आ जाओ। 30 भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध देख सकते हो, दल बदल मल्टीपल टाइम देखो क्वेश्चन है। ये वाला भी सेम देख सकते हो 31 32 बात है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? बैंकिंग, जनगणना, बीमा, गैस। याद रखना, संघ सूची में यूनियन की बात कर रहा हूं, यू, तो गैस का उल्लेख नहीं है। गैस दोस्तों राज्य सूची में शामिल है, इसलिए याद रखना। बैंकिंग, बीमा, जनगणना ये सब क्या है? संघ सूची में, ठीक है। वहीं गैस और गैस संक्रम तथा प्राकृतिक गैस जो कि राज्य में है, ये विक्रिय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में संबंधित नहीं है? दैट इज कृषि। कृषि जो है दोस्तों ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, राज्य सूची का विषय। बाकी रक्षा, रेलवे और विदेशिक मामले यूनियन लिस्ट के पार्ट है। गॉट माय पॉइंट? एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। 34 पे आते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? यह रेलवे पुलिस। कौन सी है? रेलवे पुलिस। शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्धी सूची में शामिल विषय हैं, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है दोस्तों। निगम कर, जनगणना संघ सूची में है और रेलवे पुलिस राज्य सूची में, तथा आर्थिक व सामाजिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय रहा है। 36 पाएंगे, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? ये आपके राज्य सूची में। पंचायती राज विषय किसमें है? ये समवर्ती सूची में शामिल है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। चलो क्या है? संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज राज्य सूची का विषय रहा है। नेक्स्ट आ जाओ 37। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है? यह दंड प्रक्रिया। संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय हैं दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। विवाह है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। कौन सी अनुसूची में दोस्तों? यह है समवर्ती सूची, सूची 3 समवर्ती सूची में। विवाह है, विवाह विच्छेद है, गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सूची 3 यानी कि समवर्ती सूची में सम्मिलित किए गए। सो सी इज आंसर। 39 पाएंगे, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टियां हैं जिसमें ए और सी सही है, आप पढ़ लेना, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? यह 7वीं अनुसूची में। केंद्र एवं राज्यों सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदें संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित हैं दोस्तों। वहीं भूमि सुधार की बात करेंगे, राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखा जाए। भूमि सुधार दोस्तों राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करते हुए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया है। गॉट माय पॉइंट? 42 पाएंगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो यह 5वीं अनुसूची। वेरी इंपोर्टेंट,
वर्ष 1997 आईएएस का क्वेश्चन 19 में है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने दोस्तों समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य में, उसका एक बात था समता वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसके बाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत ये बहुत ही ज्यादा वॉइड है। क्या है? ये लॉ को ब्रीच कर रहा है दोस्तों। क्या है? शून्य घोषित होगा ये मामला, ये बोला गया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? दैट इज 5वीं। आइए इसमें क्वेश्चन है, संविधान की 5वीं अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न, ये तो 6ठी अनुसूची में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 6th शेड्यूल में है। बाकी की जो राज्य बचे उससे रिलेटेड जितने भी अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित जो रिलेटेबल उपबंध हैं वो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्या है? भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए दोस्तों? तो यह अनुसूची जनजातियों के हितों के संरक्षण, जो शेड्यूल ट्राइब्स होती है। गॉट माय पॉइंट? 45 पर जाओ। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? यह है मणिपुर में। अनुसूची 6 में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। मणिपुर नहीं है यहाँ पर। क्या है? मिजोरम शामिल है। ठीक है, 46 पे आ जाओ। व्हाट इज 46? भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और ए अरुणाचल, सॉरी असम, इसमें मणिपुर नहीं है और असम है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है दोस्तों। नेक्स्ट है 47। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? तो यह है आपका त्रिपुरा, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर नहीं है, बार बार कहूंगा दोस्तों। 48 पर जाओ। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायती राज से। पीसीएस में दोबारा आया क्वेश्चन है। संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय हैं, जिसमें मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, याद रखना 29 विषय हैं, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये सब शामिल हैं, जिन पर पंचायतों के विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नेक्स्ट बात होगी, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? यह 29 विषय। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं, याद रखना। गॉट माय पॉइंट? अब बात करेंगे आपसे उद्देश्य का, जिसे कहते हैं हम प्रीएम्बल, PREAMBLE, प्रीएम्बल। वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर है, जिसकी एक एक करके बारीकी से चर्चा होगी। प्रीएम्बल पर चर्चा होगी दोस्तों। सबसे रिक्वेस्ट है ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। प्यार थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि इस समय हमें प्यार की आपसे ज्यादा उम्मीद और ज्यादा ही जरूरत है। गॉट माय पॉइंट? उद्देश्य को करते हैं बड़ा, उद्देश्य को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य, इंग्लिश में कहते हैं प्रीएम्बल। अब इसके नोट्स पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चर्चा करते हैं दोस्तों आपकी उद्देश्य का प्रीएम्बल पे। बेहतरीन चर्चा करेंगे, इंपोर्टेंट नोट्स हैं, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब रोक लेनी चाहिए। चलिए क्या करते हैं। तो नेहरू जी ने दोस्तों संविधान सभा में जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, वहां पर क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया। 13 दिसंबर 1946 डेट याद रखना। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया, मतलब एडॉप्ट किया, उन्होंने ये बात मान ली। 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही परिवर्तित करके बाद में संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य क्या बनाया गया, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था नेहरू जी का, उसी को बाद में प्रीएम्बल का दर्जा दिया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में इसी उद्देश्य का में समाजवादी, एस यानी कि समाजवादी, एस मतलब सेकुलर और आई मतलब इंटीग्रिटी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर। ठीक है, अभी इधर आते हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखना, ये पूछा गया है पीसीएस 2025 में आया क्वेश्चन है 12 अक्टूबर। पंथ निरपेक्ष, या हमारे यहाँ धर्म निरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष की चर्चा होती है हमारे यहाँ, और अखंडता, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रिटी। जो एस एस आई है उनको याद रखना,
सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो दीज 3 वर्ड्स उन्होंने ऐड किए 42वें संविधान संशोधन 1976 यानी कि 1976 के द्वारा। भारतीय संविधान की उद्देशिका ने भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया। संविधान की उद्देशिका अपने नागरिकों को 3 प्रकार के न्याय, पूछा गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। तो न्याय जो है, जस्टिस जो है 3 प्रकार का है, सोशलिस्ट, इकोनॉमिक एवं पॉलिटिकल। SEP याद रखना, सामाजिक और आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कराती है हमारी उद्देशिका, हमारी प्रियम्बल। गॉट माय पॉइंट। तो ये 3 प्रकार का न्याय है, जुडिशियल, जस्टिस। अभी वही उद्देशिका दोस्तों संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक है। जो विधिक निर्वचन का मतलब है जो इलेक्शंस है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार उद्देशिका हमारे स्वप्नों यानी कि ड्रीम्स और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। KM मुंशी के अनुसार उद्देशिका हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। वहीं प्रस्तावना दैट इज कॉल्ड उद्देशिका, उसको संविधान का भाग केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में स्वीकार किया गया। मतलब उद्देशिका इससे पहले 1973 जो केशवानंद वाद था उससे पहले संविधान का पार्ट नहीं थी, संविधान का भाग नहीं हुआ करती थी। इससे पूर्व बैरूबारू वाद था 1960 में, इससे पूर्व बैरूबारी वाद था, उसमें 1960 में उद्देशिका को दोस्तों संविधान का अंग यानी कि उसका पार्ट, ऑर्गन माना ही नहीं गया। वहीं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, याद रखना ये डेट्स भी आ जाती है मैच करने को। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दैट इज कॉल्ड 1967 के प्रकरण में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। तो ये पूछा जाएगा कि भाई संविधान की मूल आत्मा उद्देशिका को किस वाद में कहा गया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य दैट इज 1967। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि 1994 वाद में उच्चतम न्यायालय दैट इज कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारणा पुनः स्पष्ट की कि उद्देशिका संविधान का ही भाग है तथा पंथ निरपेक्षता दैट इज कॉल्ड सेक्युलरिटी संविधान का मूल लक्षण है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, यानी कि जो उद्देशिका है प्रियम्बल उसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, बट प्रस्तावना जो है यानी कि जो उद्देशिका है उसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें प्रतिष्ठा और अवसर की समता सम्मिलित है। प्रस्तावना को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा जाता है। BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है दोस्तों। BR अम्बेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है। गॉट माय पॉइंट। तो अम्बेडकर जी ने दोस्तों संवैधानिक जो उपचार थे उनके अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना। वहीं KM मुंशी साहब ने उद्देशिका दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल उसको राजनीतिक जन्मपत्री, ये जो कोटेशंस है ना ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो मल्टीपल टाइम इनको रिवीजन कर लेना। तो KM मुंशी साहब ने किसको, उद्देशिका दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल को राजनीतिक जन्मपत्री किसने माना, KM मुंशी साहब ने। वहीं सुभाष कश्यप जी ने कहा कि संविधान अगर शरीर है, संविधान इज द बॉडी, तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, यानी कि संविधान इज द बॉडी तो प्रियम्बल इज हिज सोल। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। तो BR अम्बेडकर साहब ने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा था दोस्तों, और मुझे भी लगता है ऐसा होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे जिनकी चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है वेरी इंपोर्टेंट, तो ये पूरी संविधान का प्रस्तावना का टाइटल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वगैरह वगैरह अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। तो यार कौन सी डेट में हुआ था, 26 नवंबर 1949 को हुआ, 26 नवंबर 1949। आइए इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अब नेक्स्ट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसको कंप्लीट कर देते हैं चलो, क्योंकि ये उधर थ्योरी दे रखी है इसलिए। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। उस समय जो है संविधान हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक गणराज्य बन चुका था, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष वगैरह को तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में आया है। यहाँ बात हो रही है कि जब संविधान 50 में लागू हुआ। गॉट माय पॉइंट, यही बात नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पॉज करके देख लेना आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं तो। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी, संपूर्ण थी, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष नहीं था, ये बी वाला आंसर है।
लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया, तो बी आंसर है। सी में पंथ निरपेक्ष है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, छोड़ कर दिया, ड्रॉप कर दिया दोस्तों, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, प्रियम्बल में दोस्तों। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल में प्रतिबिंबित होता है। यह संविधान निर्माताओं की मन स्थिति को समझने की एक कुंजी है। यह संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों एवं आदर्शों को प्रदर्शित करता है। संविधान की प्रस्तावना ने देश की नीति को आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और इसे ही परिवर्तित करके संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। गॉट माय पॉइंट? चलिए आगे बात करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, कलर चेंज करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व, यानी कि जो भातृत्व का मतलब यहाँ है फ्रेटर्निटी से, भाईचारे से संबंधित मामला, कितने प्रकार का है उसी क्रम में आपको लिखना है। देखो 3 प्रकार का न्याय है, जहां 3 स्टार्टिंग में उसको रख लो, बाकी हटा दो। 3 प्रकार का न्याय है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 2 प्रकार की समानता है और 1 प्रकार का फ्रेटर्निटी है। 3 प्रकार का न्याय और इस प्रकार से देख सकते हो आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? कौन सा क्रम सही है दोस्तों? देखो मैं बता दूं, संविधान में उल्लिखित शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहां पर कहा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहां पर है? नहीं है, तो देख लेना संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सोवरेनिटी, उसके बाद है समाजवादी सोशलिस्ट, उसके बाद सेकुलर, ये सब उल्लिखित है, याद रखना। उसके बाद है क्या? आई इंटीग्रिटी पंथ, सॉरी सेकुलर, फिर है लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक, गणराज्य है दोस्तों। SSSSD की बात हो रही है, ये वर्ड भारतीय संविधान की संभावना में है। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी कि रिपब्लिक, जनवादी पीपल्स शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित नहीं है, तो जहां जहां जनवादी था सब काट दो। ये कट गया जनवादी, ये कट गया जनवादी, और ये सेकंड वाला कुछ हद तक सही हो सकता है, फर्स्ट गलत हो गया, तो बी वाला देख सकते हो आप। 7 पे आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो भारत दोस्तों एक सार्वभौम सोवरेनिटी समाजवादी सेकुलर धर्मनिरपेक्ष यानी कि प्रजातांत्रिक गणतंत्र कहा गया दोस्तों। पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मतंत्र और प्रजातांत्रिक। तो हमारे यहाँ सेकुलर और लोकतंत्रात्मक यानी कि डेमोक्रेसी की बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। व्हाट इज इट, वेयर इज इट? तो निम्न शब्दों पर विचार करें और सभी शब्दों का विचार अनुक्रम क्रम लिखना है आपको। तो क्या है? पहले है सोवरेनिटी यानी कि सार्वभौमिक, उसके बाद है समाजवादी सोशलिस्ट, याद रखना। उसके बाद है क्या? सेकुलर धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद है बी ये सेकुलर सॉरी ट्रिपल SD। तो आप ट्रिपल SD से याद रखो, ट्रिपल SD से याद रखो। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? यह 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में SSI यानी कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यानी अखंडता शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो यह समाजवाद और पंथ निरपेक्ष। गॉट माय पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है दोस्तों? ये आपका संविधान की प्रस्तावना, बी इज राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। गॉट माय पॉइंट? संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। यह शब्द संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया है। किससे? 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो यह अखंडता। अखंडता को दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, जिसे बोलते हैं SSI। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ, क्या है? ठीक है, तो एक क्वेश्चन है 42 यानी कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में प्रियम्बल में किस किस को जोड़ा गया? प्रियम्बल है ये,
SSI मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो बी मान लो, इसमें कौन कौन सा हो गया, 1 और ये यानी कि ये सेकुलर, ग्राम स्वराज नहीं, तो ये भी नहीं, डी वाला भी नहीं, तो 1 एंड 3 इज राइट आंसर। मेंस का क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में यानी कि प्रियम्बल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहली बात, पंडित नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव लास्ट में उद्देशिका बना, बिल्कुल बात सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य है, जस्टिफिएबल नहीं है, सही है। इसका संशोधन नहीं हो सकता, नहीं हुआ है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था SSI को, तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हो सकता। तीसरा गलत हो गया। चौथा क्या, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकता, ये बात भी सत्य है। तो 1 2 4 इज राइट आंसर। बाकी ये क्या है, सही है, ओ सॉरी गलत है तीसरा, ये बी वाला राइट आंसर है। पढ़ लो, मैंने ऊपर भी बताया, इसको आप पढ़ लेना, खुद से पढ़ सकते हो। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव ही अंततोगत्वा यानी कि लास्ट में भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह है कि इसे लागू नहीं किया जा सकता, इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द यानी कि ओवरराइड नहीं कर सकती, तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है। उद्देशिका में संशोधन संभव है तथा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती, इसका उपयोग भ्रम को दूर करने में किया जाता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। दोस्तों गॉट इट। नेक्स्ट बात है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, तो यह लागू नहीं किया जा सकता, ये इसका विधिक स्वरूप है। दोस्तों 17 पे आ जाओ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, सबको पता है 42वां संविधान संशोधन, सी इज राइट आंसर। समाजवादी शब्द कई बार बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976, SSI जोड़े गए थे इसमें। 19वां देख लेना, सेम है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन कौन सा, SSI सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। गणराज्य था 4, जिसमें उसको हटा दो, 1 2 3 इज राइट आंसर। भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 42वें संविधान में, कितनी बार आया क्वेश्चन, 422 पे आ जाऊं। भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है, सभी चारों, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो डी इज राइट आंसर। भारत के संविधान की प्रमुख प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अव्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा, दैट इज कॉल्ड डिग्निटी, सुनिश्चित करना ही मेन काम रहा है। दोस्तों 23 पाएंगे क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23। कथन और कारण है, भारत एक संप्रभु, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों कह रहे कथन कारण है, ए सही है और इसका एक्सप्रेशन भी सही है, पढ़ लेना आप। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। दोस्तों 24, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, हम भारत के लोग विद द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है, संविधान की प्रस्तावना दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल में ये वाला प्रयोग किया गया। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे 26 पे आइए, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है, इसे कहते हैं सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता दोस्तों
सभी व्यक्तियों के पूर्णतः और समान रूप से मानव होने का, एज ए ह्यूमन होने का दावा करते हैं। इस बात की क्या है, एक्सप्लेनेशन करते हैं। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना किसी विभेद के उपलब्ध होने चाहिए। दोस्तों 27 पाएंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यह डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये बात इस सेकुलर वर्ड से निकल कर आती है। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तदनुसार सभी धर्मों के राज्य द्वारा समान प्रत्यय यानी कि समान आशय अपेक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो संघीय नहीं है, बाकी के सारे वर्ड हैं, आप पढ़ लेना, मैंने एक्सप्लेन किया। ये आर्टिकल 1 में संघ शब्द का प्रयोग है, संघीय का नहीं। संघीय होता है फेडरल। 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? यह लोक कल्याण। दोस्तों याद रखना, ये सारे वर्ड आपके अपने प्रियम्बल में, हमारे संविधान के प्रियम्बल में है। दोस्तों रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि हमें आपसे प्यार चाहिए, जबरदस्ती भी चाहिए, क्योंकि हमें आपसे प्यार है। सो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन है? कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विचार प्रकट करने, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का इसमें उल्लेख नहीं है। आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात हमारी प्रियम्बल में नहीं कही गई। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यह धार्मिक न्याय, रिलीजियस जो जस्टिस है, ये नहीं है हमारे यहाँ। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ए वाला सही है, आप देख सकते हो, ये बताया हुआ है सारी चीजें। ये 3 जनवरी 1977 से अधिनियमित माने गई। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहता है? उद्देश्य का। कितनी बार ये क्वेश्चन आया, देखो रिपीटेशन ऑफ लेवल, देखो मैंने बताया हुआ है। के.एम. मुंशी साहब ने राजनीतिक जन्मपत्री पॉलिटिकल हॉरोस्कोप की संज्ञा दी थी उद्देशिका को, और सुभाष कश्यप जी ने इसे संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका, ये बात मानी गई थी। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? ये कहा था के.एम. मुंशी साहब ने। किसने? के.एम. मुंशी जी ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये कहा था बी.आर. अम्बेडकर साहब ने। देख लेना, ये ऊपर बताया मैंने। वैसे किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ये कहा था बैरूबारी में। बैरूबारी यूनियन के बाद 1960 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका यानी कि दैट इज कॉल्ड प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने उपयुक्त निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया था। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? केशवानंद भारती बनाम, इसमें नहीं, ये बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में भी कहा था, याद रखना। बॉम्बे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है तथा पंथ निरपेक्षता दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म संविधान का मूल लक्षण। वहीं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में भी बहुमत से दिए गए निर्णय में उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया था। दोस्तों नेक्स्ट बात क्या होगी, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यह था केशवानंद भारती वाद में। केशवानंद भारती वाद 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। वहीं सर्वोच्च न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व व पहचान खो देगा। दोस्तों 39 पाएंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों में, उनके अध्याय में ये बात
कही गई है, 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को प्रतिबिंबित करती है दोस्तों। जो संविधान के उद्देश्य, संविधान का मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय तथा विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराना है। व्यक्ति का उत्कर्ष कहीं संपूर्ण राष्ट्र के उत्कर्ष में बाधक न बन जाए, इसलिए संविधान में बंधुत्व की भावना पर भी बल दिया गया। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकारों यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज इनके अध्यायों में की गई है दोस्तों। गॉट माय पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 40 बात है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? संविधान की प्रस्तावना 41 पाएंगे। भारत के संविधान के उद्देश्य में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के न्याय की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात हुई है। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है दोस्तों कि प्रत्येक नागरिक के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना कोई भेदभाव के समान व्यवहार होना चाहिए। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना होना, तथा राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। 42 बात है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इनके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था है? अभी बताया था, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 43 पाएंगे। भारत के संविधान के उद्देश्य में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देश्य और राजकीय नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है, 43 का बी आंसर दोस्तों। 44 पर जाओ। भारत के संविधान की उद्देश्य क्या कहती है? संविधान का भाग है ये कहती है, किंतु इसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये बात भी कहती है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय दिया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने इन री बेरुबारी यूनियन यानी कि 1960 के प्रकरण में उद्देश्य का अर्थात भारत के संविधान का भाग नहीं है, ये बात उलट दिया था। समझ सकते हैं। 45 पाएंगे। संविधान में दिया गया है अमुख न्यायालय में लागू नहीं होगी। महत्वपूर्ण उसकी उपयोगिता, शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करना, संविधान के कानूनी अर्थ निर्णय में सहायता करना। तो कह रहा सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ उत्तर कुछ दिया नहीं है, अब देख लेते हैं, इसमें थोड़ा देख लो। भारतीय संविधान के आमुख को ही उद्देश्य का कहा गया है। प्रश्न में दोस्तों उद्देश्य का संबंधी सभी चारों कथन सत्य है। तो यहाँ पर दिए नहीं है 1 2 3 4, चारों ही कथन आपके सत्य है कि न्यायालय में लागू नहीं होगी, तो चारों कथन यहाँ पर सत्य माने जाएंगे। दीज 4 जो स्टेटमेंट है आर राइट। ठीक है, 46 पाएंगे। कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, है भाई। देश में सामाजिक समानता पहले से विद्यमान थी। कौन सा सही है? तीसरा सही है दोस्तों, सी वाला। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। देखो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बात करें, इसके तहत प्रदत्त समता के अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, उसके विभिन्न प्रावधानों के तहत सामाजिक समानता प्रत्याभूत की गई है। संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल में सामाजिक न्याय प्राप्त कराने की बात कही गई है। सो सी इज योर आंसर। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों शासन प्रणाली पे। ये नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा शासन प्रणाली से रिलेटेड। यहाँ तक हमने बात की उद्देश्य का की, यहाँ तक बात की, और बहुत सारे जो इंपोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट हैं, उन सब की चर्चा की। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने जा रहा है। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, हमारे साथ जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्री मेन से सब कुछ लेके चल रहे हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, जो एग्जाम्स के लिए खासकर जरूरी है, खासकर स्पेसिफाइड है एग्जाम्स के लिए। तो देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, गुड लक एंड साफ सफाई रखिए अपने आसपास, साफ सुथरा रखिए, जिससे थोड़ी सी चीजें बढ़े और पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।